हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबीएस स्टडी। आज मैं सबके सामने लेकर आया हूँ वर्ल्ड जियोग्राफी का मैराथन नंबर का पार्ट दूसरा हमारा। अगर आप इससे पहले का पार्ट नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। अगर आप पीसीएस की तैयारी करें तो आपके लिए रिवीजन है पूरा। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं हम लोग। विश्व में प्रमुख घाटियाँ अवस्थित हैं, कहाँ पर कौन सी, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्वात घाटी की बात कर लेंगे तो पाकिस्तान में मिलता है। वहीं डेथ वैली की बात करेंगे तो कैलिफोर्निया यूएसए में आपको देखने को मिलेगा। पंजशीर की बात कर लेंगे तो ये हमारा उत्तर पूर्व अफगानिस्तान, काबुल के उत्तर में आपको ये घाटियाँ देखने को मिलेगी। वहीं टेलर घाटी की बात कर लेंगे तो अंटार्कटिका में आपको ये घाटी मिलेगी। वहीं सिलिकॉन वैली की बात कर लेंगे तो कैलिफोर्निया यूएसए में आपको देखने को मिलेगा। राजाओं की घाटी बात कर ले तो आपको मिस्र में देखने को मिलेगी। तो ये सब हमारे विश्व में स्थित प्रमुख घाटियाँ थी जिसको हमने डिस्कस कर लिया। आगे बात करेंगे तो डेथ वैली के बारे में बात कर लेते हैं। मृतक घाटी इसे बोलते हैं। ये रिफ्ट वैली का एक उदाहरण है हमारा डेथ वैली। ये शुष्कतम घाटी से भी बोल सकते हैं हम। अन्य नाम से कहे तो शैतान का गोल्फ कोर्स इसे कहा जाता है डेथ वैली को। कैलिफोर्निया के यूएसए में आपको देखने को मिलेगा या कैलिफोर्निया के यूएसए में अवस्थित है। यूएसए के मोजावे रेगिस्तान में डेथ वैली नेशनल पार्क में यह अवस्थित है। याद रखना, यूएसए के मोजावे में आपको देखने को मिलेगा। आगे बात कर लेंगे तो ग्रेट आर्टिजन बेसिन के बारे में बात कर लेते हैं। इसके मुख्य बिंदु की बात करेंगे दो हमारे ऑस्ट्रेलिया के शुष्कतम एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। यह ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एवं मध्यवर्ती उच्च भूभाग में आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखना, ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ पर है तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आगे बात कर लेंगे तो ग्रेट बेसिन के बारे में बात करते हैं। यूएसए के ग्रेट बेसिन मरुस्थल में अवस्थित है। तो याद रखना, यूएसए का ग्रेट बेसिन जो मरुस्थल है उसी में आपको ग्रेट बेसिन आपको देखने को मिलेगा। ये रॉकी पर्वत एवं सियरा नेवादा के मध्य में अवस्थित है। यानी ग्रेट बेसिन हमारा रॉकी पर्वत जो है और सियरा नेवादा पहाड़ी है उसी के मध्य में ग्रेट बेसिन आपको देखने को मिलेगा, जो कि यूएसए में ग्रेट बेसिन मरुस्थल में मिलता है। आगे अगर बात कर ले अंधी घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं तो कास्टर्ड प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखना, अंधी घाटियाँ कहाँ पर मिलेंगी, कास्ट प्रदेश में आपको मिलेगी। आगे बात कर लेंगे एशिया के प्रमुख मरुस्थल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। थार का मरुस्थल आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा तो पाकिस्तान और भारत में आपका थार का मरुस्थल का विस्तार मिलता है। वहीं गोभी मरुस्थल की बात कर लेंगे तो मंगोलिया और चीन में आपको देखने को मिलेगा। वहीं तकला मकान के मरुस्थल की बात कर लेंगे तो चीन में आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखना, तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर है, केवल चीन में है। और गोभी हमारा चीन और मंगोलिया दोनों में फैला हुआ है। और थार हमारा पाकिस्तान एवं भारत में फैला हुआ है। कराकुम मरुस्थल की बात कर लेंगे तो तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा। आगे बात कर लेंगे तो रब अल खाली, अल नाफूद, हमद, ये सब हमारा कहाँ पर मरुस्थल देखने को मिलेगा तो सऊदी अरब में ये आपको मरुस्थल देखने को मिलेगा। दस्त ए लुट, दस्त ए कबीर हमारा कहाँ पर मरुस्थल स्थित है तो ईरान में आपका यह मरुस्थल स्थित है। नेजेब मरुस्थल कहाँ पर है, इजराइल में स्थित है। याद रखना, ये सब मरुस्थल हमारे इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेंगे तो अफ्रीका के प्रमुख मरुस्थल कौन कौन से हैं। कालाहारी मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका तीनों क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। वहीं सहारा मरुस्थल की बात कर लेंगे तो उत्तरी अफ्रीका में आपको केवल ये देखने को मिलेगा। नाबी मरुस्थल की बात कर लेंगे तो नामीबिया में मिलेगा। नूबियन मरुस्थल की बात करेंगे सूडान और इरिट्रिया में आपको नूबियन मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा। ये सब हमारे अफ्रीका में स्थित प्रमुख मरुस्थल हैं जिनको आप तैयार कर सकते हैं। हर कंपटीशन में यहाँ से बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है। ये शॉर्ट रिवीजन हमारा, तो ये हम शॉर्ट रिवीजन करा रहे हैं माइंड मैप के माध्यम से, आप जरूर इसको तैयार करिएगा। आगे अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल के बारे में बात कर लेंगे। इससे पहले कि दक्षिण अफ्रीका के मरुस्थल बात की, मोजावे, कोलोराडो, रेड डेजर्ट, ग्रेट बेसिन, ये सब हमारे मरुस्थल कहाँ पर स्थित है तो यूएसए में स्थित है। थॉम्सन मरुस्थल कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो कनाडा में देखने को मिलता है। सोनोरन, चुचुहावा, ये सब हमारे मरुस्थल कहाँ पर स्थित हैं तो ये यूएसए और मैक्सिको के मध्य में आपको देखने को मिलेगा। आगे अगर बात कर ले दक्षिण अफ्रीका में हमारे कौन कौन से मरुस्थल स्थित हैं तो पेटागोनिया, आटाकामा, ये दोनों मरुस्थल हमारे कहाँ पर स्थित हैं तो दक्षिण अमेरिका के आपको देखने को मिलेगा। पेटागोनिया हमारा कहाँ पर है तो अर्जेंटीना और चिली में आपको देखने को मिलेगा। आटाकामा की बात कर लेंगे तो पेरू और चिली में आपको ये देखने को मिलेगा।
तो याद रखना आटाकामा पेरू और चिली में है। पैटागोनिया की बात कर लेंगे तो अर्जेंटीना और चिली में है। आगे अगर बात कर ले तो ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल की बात कर लेंगे तो सिम्पसन हुआ, गिब्सन हुआ, ग्रेट सैंडी हुआ, ग्रेट विक्टोरिया हुआ, ये सब मरुस्थल हमारे ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित मरुस्थल है। आगे देख लेते हैं मरुस्थल के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल हमारा कौन सा? थार का मरुस्थल है, जो कि भारत और पाकिस्तान में स्थित है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? थार ही है मरुस्थल हमारा। सबसे शुष्क मरुस्थल कहाँ पर है? तो आटाकामा मरुस्थल, जो कि हम दक्षिण अफ्रीका में बात कर रहे थे। पेरू और चिली में आपको ये देखने को मिलेगा आटाकामा। सबसे बड़ा इतर ध्रुवीय मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल है हमारा। तो ये सब हमारे मरुस्थल के बारे में प्रमुख फैक्ट है, इनको जरूर देख लेना एक बार। आगे अगर बात कर ले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के बारे में, तो हमारे कौन कौन से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है? तो कंपास हुआ, सेराडो हुआ, पार्कलैंड हुआ, सवाना हुआ, सेलवास हुआ, लानोस हुआ, ये सब हमारे प्रमुख घास के मैदान कैसे हैं? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। अब इनका क्षेत्र के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कंपास हमारा ब्राज़ील हुआ, अर्जेंटीना हुआ, पराग्वे हुआ, उरुग्वे हुआ, ये सब हमारे कंपास के प्रमुख घास के मैदान के क्षेत्र हैं। वहीं सेराडो का घास का मैदान का क्षेत्र कौन सा? तो ब्राज़ील है केवल। सवाना की बात कर लेंगे तो पूर्वी अफ्रीका में आपको देखने को मिलता है सवाना हमारा घास का मैदान। सेलवास के घास के मैदान की बात कर लेंगे तो अमेजन के बेसिन में आपको देखने को मिलता है। वहीं लानोस की बात कर ले तो वेनेजुएला और कोलंबिया में आपको देखने को मिलता है यह घास का मैदान। पार्कलैंड की बात कर लेते हैं। पार्कलैंड हमारा दक्षिण अफ्रीका में आपको देखने को मिलता है। ये सब हमारे प्रमुख उष्णकटिबंधीय घास के मैदान थे, इनको जरूर तैयार कर लेना, प्रीवियस ईयर्स में बार बार रिपीटेड की गए हैं। आगे बात कर लेते हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान के बारे में बात कर लेते हैं कौन कौन से हैं। तो प्रेरी हुआ, पुस्ताज हुआ, डाउन्स हुआ, स्टेपी हुआ, पंपास हुआ, बेल्ट हुआ, ये सब हमारे घास के मैदान शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। अब इनके क्षेत्र के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रेरी हमारा उत्तर अमेरिका में मिलता है। स्टेपेज की बात कर लेंगे तो यूरेशिया में याद कर लेते हैं। यूरोप और एशिया के बीच में स्टेपलर से ऐसे याद कर सकते हैं, तो यूरेशिया में हमारा स्टेपेज देखने को मिलेगा। प्रेरी हम बात कर लेते हैं, अमेरिका बहुत प्यारा है, यानी उत्तरी अमेरिका बात कर लेते हैं, तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो प्रेरी हमारा कहाँ पर देखने को मिलता है? उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलता है। पुस्ताज की बात कर ले तो हंगरी। डाउन्स की बात कर ले तो मैप में आप कभी भी देखेंगे तो सबसे नीचे ही हमारा ऑस्ट्रेलिया स्थित है, इसलिए ऐसे याद कर सकते हैं डाउन में हमारा ऑस्ट्रेलिया है, इसलिए डाउन्स घास के मैदान कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पंपास की बात कर लेते हैं तो टीना नाम की एक लड़की थी जिसको हार्ट अटैक आया, उसको पंप किए, तो ऐसे याद कर सकते हैं पंपास पंप की अर्जेंटीना यानी टीना नाम की लड़की। भी आप लिंक करके जरूर तैयार कर लिए। घास के मैदान प्रीवियस ईयर्स में बार बार रिपीट किए गए, बार बार कह रहे हैं। आगे हम बात कर लेते हैं बेल्ट के घास के मैदान आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में। अगला टॉपिक है हमारा वायुमंडल के बारे में देख लेते हैं। हमारे वायुमंडल में कितने लेयर पाए जाते हैं और कितनी दूरी पर पाए जाते हैं, पूरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे क्षोभमंडल के बारे में। तो 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक हमारा क्षोभमंडल पृथ्वी सतह पर फैला हुआ है। वहीं हम बात कर लेते हैं समताप मंडल के बारे में। तो समताप मंडल हमारा 50 किलोमीटर तक फैला हुआ, यानी 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक ये भी रेंज है हमारा समताप मंडल का। इसी में हमारा जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है इसके नीचे होती है, और इसमें हमारा जहाज वहाज जो भी उड़ता है समताप मंडल में ही आपको देखने को मिलेगा। आगे हम बात कर लेते हैं मध्य मंडल के बारे में। तो मध्य मंडल की अगर हम मोटाई की बात कर लेंगे तो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई या मोटाई की बात कर लेते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं आयनमंडल का। तो 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच का क्षेत्र हमारा आयनमंडल कहलाता है, और ऊपर उससे भाग जितने होते हैं बहिर्मंडल कहलाते हैं। तो ये सब हमारी पृथ्वी की संरचना थी वायुमंडल की, तो इनको जरूर एक बार देख लेना। ज़्यादातर क्षोभमंडल के बारे में पूछता है और समताप मंडल के बारे में। आगे हम बात कर लेते हैं ओजोन परत के बारे में। तो ओजोन परत हमारा किस लेयर में प्रेजेंट है? तो समताप मंडल में ही मिलता है ओजोन लेयर। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है ओजोन लेयर, जितनी भी हानिकारक गैसें होती हैं उसको अवशोषित कर लेता है हमारा ओजोन लेयर। ओजोन लेयर की अगर मोटाई या ऊंचाई की बात कर लेते हैं तो 15 से 35 किलोमीटर इसका ऊंचाई मिलता है। तो याद रखना ओजोन लेयर हमारी जितनी भी हानिकारक सूर्य से किरणें निकलती हैं उनको हम अवशोषित कर लेता है। आगे हम बात कर लेते हैं उपसौर और ऑफशोर के बारे में। उपसौर क्या होता है? पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट दूरी को हम क्या बोलते हैं? उपसौर बोलते हैं।
यानी पृथ्वी हमारा सूर्य से सबसे नज़दीक की दूरी पे जब आ जाता है उसी को अपसौर बोलते हैं। और अपसौर की बात कर लेते हैं, पृथ्वी सूर्य से जितनी दूरी पर मैक्सिमम दूरी या बात कर ले उसी को हम अपसौर बोलते हैं। यह घटना होती है 4 जुलाई को, और उपसौर की घटना आपको 3 जनवरी को देखने को मिलती है। ये दोनों याद रखना फैक्ट। आगे हम बात कर लेते हैं 21 जून के बारे में। तो 21 जून हमारा क्या होता है, अगर देखा जाए उत्तरी गोलार्ध में तो सबसे बड़ा दिन कहलाता है इस दिन, और दक्षिणी गोलार्ध में बात कर लेंगे तो सबसे छोटा दिन यह कहलाता है। और रात की बात कर लेते हैं तो सबसे छोटी रात होती है 21 जून में उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रातें होती हैं 21 जून को। तो हम लोग उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, तो हमारे यहाँ 21 जून में सबसे बड़ी दिन होंगे और सबसे छोटी रातें होंगी। 22 दिसंबर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा 22 दिसंबर को, सबसे छोटी रातें होंगी। उत्तरी गोलार्ध में यही बात कर लेंगे तो सबसे छोटा दिन होगा और सबसे बड़ी रातें होंगी 22 दिसंबर को। आगे बात कर लेते हैं विषुव हमारे कौन कौन से। तो 21 मार्च और 23 मार्च को आपको विषुव देखने को मिलता है। यानी विषुव का मतलब हो गया दोनों गोलार्धों में आपको दिन और रात समान देखने को मिलती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को, इसको याद रखना। हम बात कर ले तो वायुदाब की प्रमुख तापजन्य पेटियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो 5 से 5 यानी 5 दक्षिणी 5 उत्तरी के मध्य में 5 डिग्री दक्षिण और 5 डिग्री उत्तर के मध्य में आपको क्या मिलेगा, तापजन्य पेटियाँ मिलेंगी। वही हम बात कर लेते हैं 5 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य, चाहे दक्षिण हो चाहे उत्तर, दोनों में बात कर लेते हैं गोलार्ध में, तो ये गतिजन पेटियाँ होती है। आगे अगर हम बात कर लें 35 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य में पछुआ पवनें चलती हैं, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो। आगे अगर बात करें 60 डिग्री से ऊपर और 65 डिग्री के, ये कैसा था, गतिजन पेटियाँ फिर मिल जाएंगी आपको। तो गतिजन की पेटियाँ याद रखना 30 से 35 के मध्य है और 60 से 65 के मध्य में स्थित है, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो। पछुआ पवनें कौन कौन सी डिग्री के मध्य चलती है, तो 35 से 60 डिग्री के मध्य में पछुआ पवनें आपको देखने को मिलेगी। कोरालिस बल इसी में होता है। जब भी आप देखेंगे कोरालिस बल क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है और पश्चिमी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मिल जाती है। तो ये कोरालिस बल का नियम है। आगे डिस्कस कर लेते हैं कोरालिस बल के बारे में बात कर लेते हैं, या कोरालिस पवनों का गति जो होता वो कैसा होता। उत्तरी गोलार्ध में बात करेंगे तो अपनी दिशा से दाईं ओर मुड़ जाती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में बात कर लेंगे अपनी दिशा से बाईं ओर मिल जाती है। तो ये कोरालिस बल का नियम है। आगे बात कर लेंगे गर्म या स्थानीय पवनों के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सी गर्म पवनें या कौन सी स्थानीय पवनें कहाँ पर चलती हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन होते हैं। चिनूक हमारा कहाँ पर देखने को मिलता है, तो राकी पर्वत के सहारे ढाल पे, पूर्वी ढाल पे ये आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखना चिनूक हमारा कहाँ पर गर्म हवा चलेगी, तो रॉकी पर्वत पे। शिराको की बात कर लेते हैं, शिराको हमारा कहाँ पर मिलेगा, उत्तरी अफ्रीका, भूमध्य सागर, इटली व स्पेन में आपको शिराको देखने के मिलेगी गर्म हवा। वहीं फान गर्म हवा की बात कर लेंगे, आल्प्स पर्वत का उत्तरी ढाल पर आपको फान देखने को मिलेगा, स्विट्जरलैंड में यह क्षेत्र है पूरा। शिशोम की बात कर लेंगे गर्म हवा के बारे में, तो अरब के रेगिस्तान में आपको ये चलती है। हबूब की बात कर लेंगे तो उत्तरी सूडान के खार्तूम में आपको देखने को मिलेगा। ब्रिक फील्डर की बात कर लेंगे तो ऑस्ट्रेलिया व विक्टोरिया रेगिस्तान में आपको देखने को मिलेगी ये गर्म हवा। नॉर्वेस्टर की बात कर लेंगे तो नॉर्वेस्टर आप उत्तरी न्यूजीलैंड, पूर्व एवं पूर्वोत्तर भारत में इसे काल वैशाखी के नाम से भी जानते हैं। तो नॉर्वेस्टर हमारा काल वैशाखी उत्तर भारत या पूर्वी उत्तर भारत में देखने को मिलेगा, तो याद रखना। यामो की बात कर ले तो जापान में आपको गर्म हवा यह देखने को मिलेगी। खमसिन की बात करेंगे तो मिस्र एवं उत्तरी भाग में आपको देखने को मिलेगा, यानी मिस्र के उत्तरी भाग में आपको खमसिन देखने को मिलेगी गर्म हवा। तो ये सब हमारे विश्व के प्रमुख गर्म हवा हैं, जिनके क्षेत्र के बारे में भी डिस्कस कर लिए। आगे बात कर लेते हैं स्थानीय गर्म हवा के बारे में।
मिस्ट्रल की बात कर लेते हैं, फ्रांस और रोन घाटी में आपको ये ठंडी हवा देखने को मिलेगी। बोरा की बात कर लें तो एड्रियाटिक सागर का पूर्वी तट ये हमारा बोरा, ठंडी हवा देखने को मिलेगी। बिलिजार्ड की बात कर लेते हैं तो उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में, जैसे साइबेरिया बात कर ले, कनाडा, यूएसए, इन सब क्षेत्रों में आपको ठंडी हवा बिलिजार्ड देखने को मिलती है। चक्रवातों के क्षेत्रीय नाम के बारे में डिस्कस करते हैं। चक्रवात कौन सा कहाँ पर आता है, किस क्षेत्र में। तो चक्रवात की बात करते हैं ज़्यादातर आपको हिंद महासागर में आपको देखने को मिलेंगे। हरिकेन की बात कर लेते हैं तो अटलांटिक महासागर में आपको हरिकेन देखने को मिलता है। वहीं टाइफून की बात कर लेते हैं, पश्चिम प्रशांत एवं दक्षिण चीन में आपको टाइफून देखने को मिलेगा। बिलिबिली की बात कर ले तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आपको बिलिबिली देखने को मिलता है। ये सब प्रमुख चक्रवातों के क्षेत्र हैं जिनके बारे में डिस्कस कर लिए। आगे बात कर लें, महासागर देख लेते हैं। इनके क्षेत्र के आकार पर देखेंगे घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा क्षेत्र हमारा प्रशांत महासागर का है, याद रखना। अटलांटिक सागर उसके बाद में, फिर हिंद महासागर है, फिर दक्षिण महासागर है, उसके बाद आर्कटिक महासागर है। तो याद रखना ये सब हमारे महासागर के घटते हुए क्रम है। तो याद रखना सबसे बड़ा ज़्यादातर पूछा था तो सबसे बड़ा महासागर हमारा कौन सा, प्रशांत महासागर है, उसके बाद अटलांटिक है, फिर हिंद है, फिर दक्षिण महासागर है, उसके बाद आर्कटिक महासागर है। आगे बात कर लेते हैं प्रशांत महासागर के बारे में। तो प्रशांत महासागर में हमारे कौन कौन से गर्त स्थित है। मेरियाना गर्त की बात करेंगे तो ये सबसे बड़ा मेरियाना गर्त की बात कर लेते हैं तो ये हमारा सबसे गहरा गर्त है। क्यूराइल गर्त, एल्यूशियन गर्त, ये सब गर्त हमारे महासागर में, प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगी। टोंगा गर्त की भी बात कर ले तो प्रशांत महासागर में है। कार्मेडेक गर्त, ये जितने गर्त हैं तो हमारे सब कहाँ पर हैं, प्रशांत महासागर में स्थित हैं। तो अटलांटिक महासागर की बात कर लेते हैं कौन कौन से गर्त हैं। तो प्यूट्रो रिको गर्त, ये सब हमारे अटलांटिक महासागर में आपको देखने को मिले। रोमांच गर्त, सैंडविच गर्त, ये दोनों हमारे अटलांटिक महासागर में आपको देखने को मिलेगी। सुंडा गर्त की बात कर लेंगे तो हिंद महासागर में आपको देखने को मिलेगी। डायमेंटेना गर्त की बात कर ले तो यह भी हिंद महासागर में, और जावा गर्त भी हमारा हिंद महासागर में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं हिंद महासागर में कौन कौन सी धाराएं कहाँ पर चलती हैं। तो ठंडी जलधाराएं की बात करेंगे तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में ठंडी जलधाराएं, पछुआ पवन प्रवाह, ठंडी पवन प्रवाह हमारे। वहीं गर्म धाराएं की बात कर लेंगे तो विषुवत रेखा या विषुवत रेखीय धारा, एंगुला की धारा, मोजाम्बिक धारा, ये सब धाराएं हमारी कैसी है, गर्म धाराएं होती हैं। प्रशांत महासागर में धाराएं की बात कर लेंगे तो ठंडी धाराएं और जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं और गर्म जलधाराएं कहाँ पर चलेंगी। तो आगे बात कर लेंगे क्यूराइल धारा, ओयाशियो धारा, कैलिफोर्निया धारा, पेरू हम्बोल्ट की धारा, ये सब हमारी धाराएं कैसी हैं, ठंडी जलधाराएं हैं। वहीं हम बात कर लेंगे उत्तरी विषुवत रेखा धारा, दक्षिण विषुवत रेखा धारा, क्यूरेशिया धारा, सुषमिसा धारा, एलोएस धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, यह सब धाराएं हमारी कैसी धाराएं, गर्म धाराएं हैं। अटलांटिक महासागर में धाराएं बात कर लेते हैं गर्म और ठंडी धाराएं की। लेब्राडोर हुआ, कनारी हुआ, फाकलैंड हुआ, वेंगुला हुआ, दक्षिण अटलांटिक धारा हुआ, ये सब कैसी है, ठंडी जल धाराएं। गर्म धाराएं की बात कर लेते हैं उत्तरी विषुवत रेखा धारा, दक्षिणी विषुवत रेखा धारा, गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, नॉर्वे, ब्राज़ील, ईरसिंगर, ये सब धाराएं हमारी कैसी धाराएं, गर्म धाराएं हैं। आगे बात कर ले तो काला सागर के समीपवर्ती देश के बारे में बात कर लेंगे तो रोमानिया हुआ, जॉर्जिया हुआ, तुर्की हुआ, बुल्गारिया हुआ, रूस हुआ, यूक्रेन हुआ, ये सब हमारे काला सागर से लगे हुए समीपवर्ती देश हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कैस्पियन सागर के समीपवर्ती देश के बारे में तो तुर्कमेनिस्तान हुआ, अजरबैजान हुआ, रूस हुआ, कजाकिस्तान हुआ, ईरान हुआ, ये सब हमारे कैस्पियन सागर से पास में स्थित प्रमुख देश है। तो ये सब हमारे कैस्पियन सागर से लगे प्रमुख देश थे। आगे बात कर लेंगे अरल सागर के समीपवर्ती देश या प्रमुख लगे देश कौन कौन से थे। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब अरल सागर से समीपवर्ती देश के। उच्चतम लवणता वाले क्षेत्र की बात करेंगे तो यूएसए का ग्रेट साल्ट झील,
और आगे बात कर लेंगे तो मृत सागर, उसके बाद में तुर्की की वान झील, ये सब हमारे उच्चतम लवणता वाले क्षेत्र हैं। वही मृत सागर के समीपवर्ती देश की बात कर लेंगे तो इजराइल हुआ, जॉर्डन हुआ। मृत सागर से हमारे 2 समीपवर्ती देश हैं। आगे बात कर लेंगे विश्व की सबसे लंबी नदियों के बारे में बात करेंगे तो नील नदी है 6,650 किलोमीटर। मिसिसिपी की बात करेंगे तो 6,270 किलोमीटर। वहीं अमेजन नदी की बात कर लेंगे तो 6,400 किलोमीटर। यांगजी नदी की बात कर लेंगे तो ये हमारा 6,300 किलोमीटर। तो यानी अगर बात कर लें सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है। उसके बाद में हमारा अमेजन नदी हुआ, उसके बाद में यांगजी हुआ, और सबसे छोटी नदी हमारा मिसिसिपी हुआ। इसमें विश्व की सबसे लंबी नदी हमारा नील नदी है। प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी की बात कर लेंगे तो अमेजन हुआ। यांगजी नदी के बारे में बात कर लें तो एशिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। अपवाह क्षेत्र की बात कर लेंगे तो चीन। महाना की बात कर लेंगे तो प्रशांत महासागर में यांगजी नदी जाकर गिरती है। ये आगे बात कर लेंगे मेकांग नदी के बारे में तो उद्गम स्थल की बात कर लेंगे तो तिब्बत के पठार से इसका उद्गम स्थल है। अपवाह क्षेत्र की बात कर लेंगे तो चीन म्यांमार में यह अपवाह क्षेत्र है इसका। मेकांग नदी का अपवाह क्षेत्र के बारे में बात कर लेंगे तो चीन हुआ, म्यांमार हुआ, लाओस हुआ, थाईलैंड हुआ, कंबोडिया हुआ, वियतनाम हुआ। इन सब क्षेत्रों में मेकांग नदी का अपवाह क्षेत्र है। मोहाना की बात कर लेंगे तो दक्षिण चीन सागर में आपको जाकर यह मोहाना बनाती है। साल्मिन नदी की बात कर लेंगे तो उद्गम स्थल की बात करेंगे तो तिब्बत के पठार से इसका उद्गम स्थल साल्मिन नदी का। इसके अपवाह क्षेत्र की बात करेंगे तो म्यांमार हुआ, थाईलैंड हुआ। इन दोनों के मध्य सीमा पर निर्माण करती है। तो याद रखना साल्मिन नदी हमारा थाईलैंड और म्यांमार के मध्य में सीमा का निर्माण करती है। इसकी मोहाना की बात करेंगे तो हिंद महासागर में अपना जाकर मोहाना बनाती है। आगे बात कर लेंगे साल्मिन नदी हमारा अपना मोहाना हिंद महासागर के मर्तवान खाड़ी में जाकर अपना मोहाना बनाती है। आमोर नदी के बारे में बात कर लेंगे तो चीन और रूस के बीच सीमा का निर्माण करती है आमोर नदी। इसकी मोहाना की बात कर लेंगे तो प्रशांत महासागर में इसका मोहाना है आमोर नदी का। बात करेंगे वोल्गा नदी के बारे में तो उद्गम स्थल की बात कर लें तो वाल्दाई की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है। यूरोप की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। मोहाना की बात कर लेंगे तो कैस्पियन सागर में इसका मोहाना है वोल्गा नदी का। ये अगर देखें डेन्यूब नदी की बात कर लेंगे तो इसका उद्गम स्थल है हमारा जर्मनी में। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। मोहाना की बात कर लेंगे तो काला सागर में अपना जाकर डेन्यूब नदी मोहाना बनाती है। यूराल नदी के बारे में बात कर लेंगे तो उद्गम स्थल इसका यूराल पर्वत से होता है यूराल नदी, और मोहाना इसका कैस्पियन सागर में जाकर अपना मोहाना बनाती है। नीपर नदी की बात कर लेंगे तो उद्गम स्थल इसका मैस्को का पश्चिम भाग से होता है। मोहाना की बात कर लेंगे तो काला सागर में जाकर अपना मोहाना बनाती है। आगे बात कर लेंगे राइन नदी के बारे में। स्विस आल्प्स पर्वत से इसका उद्गम होता है। भ्रंश घाटी से होकर बहती है राइन नदी हमारा। यूरोप की सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग का निर्माण करती है। आगे बात कर लेंगे इसकी मोहाना के बारे में तो उत्तरी सागर में जाकर राइन नदी अपना मोहाना बनाती है। नील नदी के बारे में बात कर लेते हैं उद्गम स्थल का सबसे पहले देखते हैं तो विक्टोरिया झील से इसका उद्गम स्थल है। विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। मोहाना की बात कर लेंगे तो भूमध्य सागर में जाकर अपना मोहाना बनाती है। लिम्पोपो नदी के बारे में बात कर लेते तो मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी हमारा, याद रखना मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी काटती है। कांगो जायरे नदी की बात कर लेंगे तो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, याद रखना ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। आगे बात कर लेंगे जाम्बेजी नदी के बारे में बात कर लेते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात से इसका उद्गम स्थल है। जाम्बेजी नदी पर ही करीबाबाद का निर्माण हुआ। आगे बात कर लेंगे मिसिसिपी नदी के बारे में तो उद्गम स्थल की बात कर लें इस्टेका झील से इसका उद्गम स्थल है। मोहाना की बात कर लेंगे मैस्को की खाड़ी से इसका मोहाना है। मिसिसिपी नदी हमारा पंछी के आकार का अपना डेल्टा का निर्माण करती है। तो याद रखना कौन सी नदी है पंछी के आकार का डेल्टा का निर्माण करती है तो मिसिसिपी नदी है। आगे बात कर लेंगे मिसिसिपी मिसौरी नदी के बारे में। इसके उद्गम स्थल की बात कर लेते हैं। मिसिसिपी मिसौरी नदी के बारे में बात कर लेंगे तो अमेरिका के ग्रेट प्लेन का निर्माण करती है।
उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नदी माना जाता है ये मिसिसिपी मिसौरी। आगे बात कर लेंगे नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सी नदी पे कौन सा शहर? वाशिंगटन की बात कर लेंगे तो यूएसए में स्थित पोटोमैक नदी के किनारे है। आगे बात कर लेंगे लंदन की तो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। पेरिस की बात कर लेंगे तो सीन नदी के किनारे स्थित है। बर्लिन की बात कर लेंगे तो स्प्री नदी के किनारे स्थित है। बगदाद की बात कर ले तो टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। रोम की बात कर ले तो टाइबर नदी के किनारे स्थित है। एशवान की बात कर ले तो नील नदी के किनारे स्थित है। खार्तून की बात कर ले तो नील नदी के किनारे स्थित है। बियाना की बात कर ले तो डेनूब नदी के किनारे स्थित है। बेलग्रेड की बात कर ले तो ये हमारा डेनूब नदी के किनारे स्थित है। डेनूब नदी हमारा कहाँ पर बहता है? सर्बिया में, याद रखना। बुडापेस्ट की बात कर ले तो डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। वान की बात कर ले तो राइन नदी के किनारे स्थित है। काहिरा शहर की बात कर लेंगे तो ये हमारा नील नदी के किनारे स्थित है। मॉन्ट्रियल की बात कर लेंगे तो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क की बात कर लेंगे तो हडसन नदी के किनारे स्थित है। ये सब हमारे प्रमुख नदी के किनारे स्थित शहर। आगे बात कर लेंगे कीव हमारा नीपर नदी के किनारे स्थित शहर है। लाहौर की बात कर लेंगे तो रावी के किनारे स्थित शहर है। कराची की बात कर ले तो सिंधु नदी के किनारे स्थित शहर है। रॉटरडम की बात कर लेंगे तो राइन नदी के किनारे स्थित है। नोम पे की बात कर लें तो मेकांग नदी के किनारे स्थित है। मैड्रिड की बात कर लेंगे तो मेंजेरेस नदी के किनारे स्थित है। आगे बात कर लेंगे पर्थ की तो स्वान नदी के किनारे स्थित है। शंघाई की बात कर लेंगे तो यांगसियांग नदी के किनारे स्थित है। बैंकॉक की बात कर लेते हैं तो सेनाम नदी के किनारे स्थित है। हनोई की बात कर ले तो रेड रिवर के नदी के किनारे स्थित है। यांगून की बात कर ले तो इरावदी नदी के किनारे स्थित है। ये सब हमारे प्रमुख शहर जो नदियों के किनारे स्थित हैं, जो कि डिस्कस कर लिए। आगे बात कर ले तो विश्व की सबसे बड़ी द्वीप के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर, ये सब हमारे विश्व के प्रमुख सबसे बड़े द्वीप हैं। आगे बात कर लेते हैं जापान के 4 द्वीप उत्तर से दक्षिण क्रम में कैसे हैं तो होकाइडो हुआ, होन्शु हुआ, शोकाकू हुआ, क्योंशु हुआ। ये सब हमारे जापान के 4 द्वीप हैं जो कि दक्षिण में क्रम से हैं। जापान का सबसे बड़ा द्वीप हमारा होन्शु हुआ। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। ये जापान से संबंधित प्रमुख फैक्ट थे। आगे बात कर लेंगे इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीप पश्चिम से पूर्व अगर क्रम लगाते हैं तो सुमात्रा हुआ, जावा हुआ, वाली हुआ, उसके बाद लोम्पोक हुआ। ये सब हमारे इंडोनेशिया में पश्चिम से पूर्व के क्रम में। बात कर लें हम विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप के बारे में तो माजुली द्वीप हुआ जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में तो सुपीरियर झील हमारा यूएसए कनाडा में स्थित है। हुरान झील की बात कर लेंगे तो यूएसए कनाडा में स्थित है। ओंटारियो की बात कर लेंगे तो यूएसए कनाडा में स्थित है। इरी झील की बात कर लेंगे तो यूएसए कनाडा में स्थित है। ये सब यूएसए कनाडा में स्थित प्रमुख झील हैं, तो याद रखना सुपीरियर हुआ, ह्यूरॉन हुआ, ओंटारियो हुआ, इरी हुआ, ये सब हमारे यूएसए कनाडा में स्थित प्रमुख झील हैं। मिशिगन ग्रेट साल्ट लेक की बात कर लेंगे तो यूएसए में स्थित है। कैस्पियन सागर की बात कर लेंगे तो कजाकिस्तान, ईरान, रूस, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान में स्थित प्रमुख झील है। यानी अगर देखा जाए ये इतने देशों के मध्य में स्थित है। सागर की बात कर लेते हैं तो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान के मध्य में स्थित है। विक्टोरिया झील की बात कर लेंगे तो केन्या, उगांडा, तंजानिया के मध्य स्थित झील है हमारा। टिटिकाका की बात कर लेंगे तो बोलिविया एवं पेरू में स्थित झील है। आयर की बात कर लेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित झील है। काल, ओनेगो, लाडोगो, ये सब हमारा झील कहाँ पर देखने को मिलेगा तो रूस में। विनिपेग, अथामास्का, ग्रेट स्लैप, ग्रेट बियर, मानिटोबा, रेड डियर, ये सब हमारे कनाडा में स्थित प्रमुख झील हैं। बालकाश की बात कर ले तो कजाकिस्तान में स्थित झील है। तो ये सब हमारे विश्व में स्थित प्रमुख झील थे जिनको डिस्कस किए। आगे बात कर लेते हैं झीलों से संबंधित प्रमुख फैक्ट के बारे में। विश्व की सबसे बड़ी झील हमारा कैस्पियन सागर है। विश्व की ताज़े पानी की झील हमारा कौन सा तो सुपीरियर झील हुआ। विश्व की सबसे गहरी झील हमारा बैकाल झील हुआ। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील हमारा कौन सा ओजे डेल सलाडो हुआ। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील हमारा कौन सा जिसमें नाव आसानी से
गम्य कर सकती है, तो टिटिकाका हुआ, गम्य मतलब जा सकती है। विश्व की खारे पानी की झील की बात कर लेंगे तो कैस्पियन सागर। सर्वाधिक खारी झील हमारा कौन सा महान झील हुआ। विश्व की सबसे नीची झील की बात कर लेंगे तो मृत सागर हुआ, या डेथ वैली बोलते हैं। झीलों का वाटिका किसे कहते हैं तो फिनलैंड को बोलते हैं। 1000 झीलों का देश हमारा फिनलैंड ही कहलाता है। तो याद रखना, फिनलैंड हमारा झीलों का वाटिका या 1000 झीलों के देश कहलाता है। आगे बात कर लेंगे विश्व के प्रमुख जलप्रपात के बारे में। एंजिल जलप्रपात की बात करेंगे तो चुरून नदी पर स्थित है, जो कि हमारा वेनेजुएला में स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात की बात करेंगे तो सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है, जो कि यूएसए और कनाडा के मध्य स्थित है। आगे बात कर लेंगे विक्टोरिया झील की, तो यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है, जिम्बाब्वे और जाम्बिया के मध्य में स्थित है। स्टेनले की बात कर लेंगे तो यह हमारा कांगो नदी पर स्थित जलप्रपात है। हुआर बाद की बात कर ले तो कोलोराडो नदी पर स्थित है, जो कि यूएसए में स्थित है। करीबाबाद की बात कर ले तो जाम्बेजी नदी पर स्थित है, जो जाम्बिया नदी पर। नूरेक की बात कर ले तो बक्स नदी पर स्थित है, जो कि तजाकिस्तान में स्थित है। स्तेपो की बात कर ले तो पराना नदी पर स्थित है, ब्राज़ील एवं पराग्वे में स्थित है। पांचेत हिल बाद की बात कर ले दामोदर नदी पर स्थित है, जो कि भारत में स्थित है। यह सब हमारे नदी के किनारे स्थित प्रमुख बात थे, जिनको डिस्कस कर लिए। कौन सा बात किस देश में स्थित है। आगे अगर बात करें विश्व के प्रमुख जल डमरू संधियाँ की बात कर लेते हैं, तो मलक्का जल संधि कहाँ पर है। अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर के मध्य में स्थित है, जो कि इंडोनेशिया और मलेशिया में। सुंडा जल संधि की बात कर लेंगे तो जावा सागर और हिंद महासागर के मध्य स्थित है, जो कि इंडोनेशिया में। पाक जल संधि की बात कर लेंगे, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में स्थित है, जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। बाब अल मंडेव की बात कर ले तो लाल सागर एवं अदन की खाड़ी में स्थित है, जो कि यमन और जिबूती को अलग करता है। जिब्राल्टर की बात कर लेंगे तो ये भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर में स्थित है, जो कि स्पेन और मोरक्को को अलग करता है। हार्मुज की बात कर लेंगे तो फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी में स्थित है, जो कि ओमान और ईरान को अलग करता है। बारपोरस की बात कर लेंगे तो काला सागर एवं मरमरा सागर के मध्य स्थित है, जो कि तुर्की में। डोबर संधि जल संधि की बात करेंगे तो उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल, ये इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य में स्थित है। हडसन की बात कर लें, हडसन की खाड़ी में स्थित है, अटलांटिक महासागर में स्थित है, जो कि कनाडा को अलग करती है। डेविस जल संधि की बात कर ले तो बेपिन खाड़ी अटलांटिक महासागर में स्थित है, जो कि ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करता है। ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करता है। बेरिंग जल संधि की बात कर लेंगे, बेरिंग सागर और चुस्की सागर में स्थित है, जो कि अलास्का और यूएसए के मध्य में स्थित है। मार्श जल संधि की बात कर लेते हैं तो तस्मान सागर और दक्षिण सागर के मध्य में स्थित है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। टारेस जल संधि की बात कर ले तो अराफुरा सागर और पपुआ की खाड़ी में स्थित है, जो कि न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है। कुक जल संधि की बात करेंगे तो तस्मान सागर दक्षिण प्रशांत सागर में स्थित है, जो कि न्यूजीलैंड को अलग करता है। तो ये सब हमारे विश्व में प्रमुख स्थित जल संधियाँ थी, जिनके बारे में डिस्कस कर लिए। तो आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा। आगे हम पार्ट नंबर 3 में ले आएंगे। तो ये मैराथन नंबर का पार्ट दूसरा था। तो आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।